हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं किसी गतिमान आवेश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, जैसे बायो-सेवर्ट के नियम से वो डायरेक्ट फार्मूला है। फिर दो ऋजु रेखीय मतलब लंबे तार में अगर करंट बह रही है, परस्पर समांतर तार हैं, उसमें अगर धाराएं बह रही हैं तो उन धाराओं के कारण उनके बीच परस्पर कितना फोर्स एक दूसरे पे लगेगा, उसका सूत्र, प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा वो। फिर है कि दो आवेश अगर परस्पर r दूरी पर एक दूसरे से पैरेलल चल रहे हैं, जिनकी वेलोसिटी v1 v2 है, तो इनके बीच कितना फोर्स लगेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ फार्मूला है और इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल हो सकता है। इसका डेरिवेशन नहीं है, सिंपल डेरिवेशन है, तो देख लिया जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग है हमारी, किसी गतिमान आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। किसी गतिमान आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। ये ठीक, तो मान लेते हैं जैसे कोई Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है और वो v वेलोसिटी से जा रहा है। Q चार्ज है, v वेलोसिटी से जा रहा है और इसके डायरेक्शन से r दूरी पर थीटा कोण पर एक पॉइंट P है, जहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि माना कोई धन आवेश, माना कोई धन आवेश, माना कोई धन आवेश प्लस Q कागज के तल में, मतलब श्यामपट है इसके तल में, कागज के तल में एक समान वेग v से, वेग है तो मतलब सदिश राशि, गति कर रहा है। उस आवेश की गति की दिशा से, आवेश के गति की दिशा से थीटा कोण पर आवेश से r दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक। अब मानेंगे कि आवेश जो है डेल्टा t समय में कितनी दूरी चल रहा है। मान लेते हैं कि डेल्टा L दूरी चलता है। ये आवेश मान लेते हैं डेल्टा t समय में, यहाँ लिखेंगे कि माना आवेश जो है डेल्टा t समय में डेल्टा L दूरी तय करता है। कितना? डेल्टा L दूरी तय करता है, तो इसलिए दूरी बराबर होगा
चाल गुणे समय। वो v चाल से चल रहा है, उसकी वेग तो v है, स्पीड v है, समय डेल्टा t। गतिमान आवेश के कारण इसके तुल्य धारा, गतिमान आवेश के तुल्य धारा क्या होगा? गतिमान आवेश के तुल्य धारा क्या हो जाएगी? धारा जानते हैं I बराबर Q बटे डेल्टा T, ठीक, Q बटे डेल्टा T हो जाएगा। अब हमें आइडियल की वैल्यू निकालना है, तो आइडियल या डेल्टा एल या डी एल जो भी लीजिए, डी एल लेना चाहिए था। चलिए, तो आई डी एल की वैल्यू रख देते हैं यहाँ, आई हो जाएगा आई डी एल, तो आई की वैल्यू है क्यू बटे डेल्टा टी और इसकी वैल्यू है बी गुणे डेल्टा टी कर जाएगा। तो जहाँ आइडियल हो जाएगा वहाँ हम लोग क्यू भी रख देंगे। तो जानते हैं कि बायो-सेवर्ट का नियम क्या होता है? किसी धारावाही चालक के कारण उसके आइडियल मतलब धारा अवयव के कारण जो होता है, आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मैग्नीट्यूड होता है, मान लीजिए वो उसकी आइडियल के डायरेक्शन से थीटा कोण पे आर दूरी पर होता है, तो बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से क्या होता है कि जो dV होता है, हम dV या स्मॉल करंट के लिए होता है, या dV हम क्या उसको B ही मान लेते हैं। चलिए, तो म्यू नॉट 4 पाई आई डेल्टा एल या डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। धारा अवयव मतलब नियम से धारा अवयव, चलिए एक लाइन लिख लेते हैं, धारा अवयव आइडियल के कारण इसकी दिशा से, हालांकि इसका डेरिवेशन का कोई महत्व नहीं, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, हम चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला ही लिख लेते, हमें सूत्र से मतलब है। तो धारा अवयव आइडियल के कारण इसकी दिशा से थीटा कोण पर आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, हम लोग यहाँ परिमाण ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड तो होती है, यही होती है आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो चूंकि हमने अभी निकाला है कि आई डी एल बराबर होता है क्यू बी, क्योंकि यहाँ हमने आई की जगह क्या लिया हुआ, Q और V वेलोसिटी से जा रहा है, इसलिए इस फार्मूला में हम अगर रख देंगे तो हमें मिलेगा क्या, क्यू बी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, क्यू बी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, टेस्ला रख दीजिए, चाहिए ये है, ठीक। तो हम डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते थे कि किसी गतिमान आवेश के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता म्यू नॉट 4 पाई क्यू बी साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, जहाँ थीटा है आवेश की गति की दिशा तथा आवेश से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, मतलब रेखा क्या कहते हैं कि स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर के बीच का कोण है, स्थिति सदिश आर वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक। तो इस फार्मूले का आगे उपयोग भी है, इसीलिए आप इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, इसको वेबर पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो थीटा क्या है, वेग की दिशा, जो वेग की दिशा है तथा पोजीशन वेक्टर की जो दिशा है उसके बीच का कोण, ये पोजीशन वेक्टर होगा एक तरह से, या Q से बिंदु P की मिलाने वाली रेखा तथा B की गतिमान आवेश की जो गति की डायरेक्शन है उनके बीच का कोण, ठीक।
तो ये है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फार्मूला होता है, बायो-सेवर्ट के नियम से ही प्रूफ किया गया है ना। इसे हमें उसी वक्त बता देना चाहिए था, थोड़ा सा ये मिस हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं है, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हम फिर चलते हैं कि ये इसकी डायरेक्शन कैसे ज्ञात करते हैं, किस नियम से ज्ञात होती है। थोड़ा सा कुछ केस ले लेते हैं कि अगर थीटा का मान 0, 180, 90 हो या भी 0 हो, ठीक, तो क्या होगा, ठीक। चलिए मिटा दें इसको। अब इसमें ये देखा जाएगा कि मान लेते हैं कि यदि मान लो केस 1 है, अगर इसमें, ठीक, कि यदि जो है थीटा बराबर 0 डिग्री या 180 डिग्री, क्या मतलब हुआ कि बिंदु P जो है, अर्थात जो बिंदु है वो क्या हो, अर्थात बिंदु P जो है आवेश की गति के क्या हो कि सीध में आगे या पीछे हो, आवेश की गति के सीध में आगे या पीछे हो, गति के सीध में आगे या पीछे हो, या तो वो उसके अपोजिट हो या उसके आगे सीध में हो, ठीक। अपोजिट होगा तो 180 अंश और उसके आगे होगा तो 0 अंश। तो दोनों के लिए साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, ठीक। तो इसलिए साइन थीटा क्या हो जाए इसके लिए 0, तो इसलिए जो हमारा v का मैग्नीट्यूड हो जाता है वो 0 होता है, ठीक। केस नंबर 2 यह है कि यदि थीटा 90 डिग्री हो, अर्थात उसके पॉइंट जो है लंबवत हो, आवेश की गति के लंबवत हो, अर्थात क्या हुआ कि बिंदु जो है आवेश के गति की दिशा के लंबवत हो, ठीक। तो जानते हैं साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये मैक्सिमम आएगा μ0 4 पाई QV/r², ये अधिकतम होगा, ठीक। तीसरी बात यह है कि यदि इसमें हम लोग केस 3 लगा लेते हैं कि यदि V 0 हो, मतलब अगर आवेश स्थिर हो, चल ही नहीं रहा, आवेश क्या हो, चल ही नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है V 0 हो जाएगा, यानी कि स्थिर आवेश के कारण कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, अर्थात स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। अभी हम लोग देखे थे कि कोई चार्ज अगर है, अभी देखा जाएगा पीछे कि कोई धारावाही चालक तार में अगर वो चार्ज मूव कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है, तो पहले धारावाही चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, उस तीव्रता के कारण उस आवेश पे फोर्स लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, QV साइन थीटा, जिसको हम लोग अभी पहले ही शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। ये वाला फोर्स, हालांकि आगे पीछे कहीं भी पढ़ सकते हैं, जिसको हम लोग चुंबकीय फोर्स कहते हैं, वो आया था IL B साइन थीटा और एक आया था QVB साइन थीटा, ठीक। ये धारावाही चालक तार के कारण क्षेत्र होगा, उसके कारण इस पे तार पे फोर्स लगेगा किसी पॉइंट पर,
और बी क्षेत्र नहीं, बी क्षेत्र में वो रखा हुआ है। क्षेत्र ऑलरेडी अलग से है और एक धारा के कारण क्षेत्र होगा, दोनों में इंट्रैक्शन होता है, उसके कारण एक रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसके कारण उस तार जो रखा है उस पर फोर्स लगता है। यहाँ पे क्या है, चार्ज भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, इस क्षेत्र के कारण इस पे मूव कर रहा है, तो इस पे भी क्या होता है, फोर्स लगता है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। धारावाही चालक तार में कोई रखा है और उसमें कोई चार्ज मूव कर रहा है तो भी उस पर फोर्स लगेगा। यानी ये धारावाही चालक तार है और इसमें कोई चार्ज है मूव कर रहा है तो भी इस पर फोर्स लगेगा, क्योंकि इसके कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और वहाँ पे ये पहले से ही लिया गया है। तो या तो चुंबकीय क्षेत्र दिया रहे या बगल में धारावाही चालक तार रखा, ये चीज़ आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। दिशा ज्ञात करने का दाहिने हाथ का अंगूठे का भी नियम है, या इसको हम देख लेते हैं उसके रूप में वेक्टर फॉर्म में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए इसका जो वेक्टर फॉर्म है उसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी को वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट 4 क्यू तो नहीं रहेगा, वी वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर अपॉन आर क्यू। एक तो वेक्टर के नियम से हम लोग निकाल सकते हैं, वी और आर की दिशा अगर हम लोग याद कर लें तो इन दोनों के लंबवत इसकी दिशा होगी। तो दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम भी होता है, एक हम जो है क्या करेंगे, आर के डायरेक्शन में रखेंगे और बी की दिशा में हम लोग बी की दिशा में क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो अंगूठा जिधर जाता है वो डायरेक्शन। ठीक, तो ये है। अब एक तो और सिंपल नियम है, हालांकि ये आर जो है इस साइड होना चाहिए इस हिसाब से, पहले बी है तो यह हथेली बी के डायरेक्शन में रख कर आर जिधर होता है उधर घुमाते, तो अंगूठा जिधर जाता है वो होता है। तो एक तो होगा कि बी और आर की दिशा ज्ञात करके हम निकाल सकते हैं, है ना। बी की दिशा ज्ञात करने के नियम लिख लेते हैं हम लोग। ठीक, तो बी की दिशा जो है एक तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात की जा सकती है, जिसमें बी और आर की दिशा ज्ञात कर लेंगे तो इन दोनों के लंबवत इसकी दिशा होगी। ठीक ना, जैसे अभी अब वेक्टर में पढ़े हैं, ये क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ए बी साइन थीटा होता है, तो ये एन कैप, तो ये एक सदिश राशि होती है, उसकी दिशा इन दोनों के तल के लंबवत होती, तल में होती। तो उसी तरह से इसकी दिशा इन दोनों को रखने वाले तल के लंबवत तल में होगी। ठीक, तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसको पेंच के नियम द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ये अंगूठे को आवेश की गति की दिशा में रखना है और उंगली को मोड़ना है, तो उसे पता चल जाएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी। अब जैसे कि मान लीजिए, और एक दाहिने हाथ की हथेली का नियम है। अब जैसे कि ये चार्ज है, बी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, मान लीजिए पॉइंट पी इधर है। दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 बोला जाता है। नियम नंबर 1 जो है बल के लिए है और नियम नंबर 2 है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, नियम नंबर, अब इसमें क्या है कि इसको आवेश की गति की दिशा में रखेंगे, जैसे हमने इसको धारा की दिशा में रखा, उंगलियां उधर पॉइंट करेंगे जहां पर हमको ज्ञात करना है, और हथेली की जो डायरेक्शन होगा, हथेली का जो फेस होगा, पॉइंट जिधर, जैसे आवेश ऊपर गति कर रहा है और ये यहाँ पे है, तो देखिए हथेली नीचे है तो यहाँ पे ठीक।
और रही बात ये बी और आर की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो आप क्या करेंगे, हथेली को जो है इस डायरेक्शन में रखेंगे। और इसके लिए जो आर जो है बी, पहले बी से आर की तरफ आते हैं, बी से क्या होगा आर की तरफ आते हैं, तो ये इस तरह होना चाहिए, आर इस साइड होना चाहिए और बी जो है ऐसे है, आर इधर है, पॉइंट इधर है। तो आप जैसे क्या करेंगे कि बी से आर की तरफ आएंगे, तो इस पर हथेली रख करके और आर की तरफ उंगलियों को मोड़ेंगे, अंगूठा जिधर जाएगा वहाँ पे वो बाहर की डायरेक्शन। तो जब आर इस साइड है तो इसका मतलब यहाँ अंदर की ओर हो, ठीक। अब एक था दाहिने हाथ का अंगूठा का नियम, भी आप हो सकता है पेंच का नियम अंगूठा का नियम है। तो कहने का मतलब है कि इस अंगूठे को आवेश की गति की दिशा में रखेंगे, तो हम और उंगलियों को ऐसे कर्ल करेंगे। तो जैसे हमने देखे यहाँ पे आवेश की गति की दिशा में रखा, सॉरी यहाँ पे क्या था, ऊपर की ओर होगा, तो आवेश की गति की दिशा में रखा, उंगलियों को कर्ल किया ऐसे, देखें यहाँ ऊपर और इस साइड आएगा तो अंदर। ये भी एक दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ये अंगूठे को किसके रूप में रखेंगे, इसमें, और इसे कर्ल करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे तो ऊपर, लेकिन इस साइड आके अंदर, इसीलिए देखिए इस साइड अंदर, इस साइड। तो दो नियम बहुत अच्छा है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है और एक दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 2 है, ठीक। और एक इन दोनों की दिशा ज्ञात करके, तो इसमें हथेली वाला नियम अंगूठे वाला नियम सेम उसी तरह लगेगा जैसे करंट में लगा था। ये करंट की डायरेक्शन बता रही थी, तो यहाँ पर क्या है, ये आवेश की गति की दिशा बताएगा, ठीक। सारा नियम वही है, ठीक। नियम में कोई परिवर्तन नहीं है। करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगी, आवेश की गति की दिशा हो जाएगी, ठीक। और इसकी दिशा क्या होगा, इस छेद की जो दिशा होगी आवेश तथा बिंदु को रखने वाले इस क्षेत्र की दिशा आवेश तथा बिंदु को रखने वाले तल के लंबवत तल में होती है, ठीक। इसकी दिशा जो है दाहिने हाथ की हथेली के नियम 2 या नियम से तथा दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से जानी जाती है। हालांकि वो इसमें जो अंगूठा, इसमें भी वही होगा दाहिने हाथ के अंगूठे में, जिसमें अंगूठा जो आवेश की गति दिशा व्यक्त करता है, बाकी प्रक्रिया वही है जिसमें अंगूठा आवेश की गति की दिशा व्यक्त करेगा। और यह नियम धन आवेश के लिए है। यह नियम धन आवेश के लिए है, पर लागू होता है। ऋण आवेश के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा। ऋण आवेश के लिए इसका जस्ट अपोजिट होता है ना। ऋण आवेश के लिए क्या करेंगे, ऋण आवेश के कारण क्षेत्र जो है नियम के विपरीत दिशा में होता है, इसलिए छेद की दिशा जो होती है
है ना, जो नियम है कि निष्कर्ष के विपरीत दिशा में होता है। मतलब अगर कि धन आवेश के कारण छेद की दिशा ऊपर है तो वही ऋण आवेश होगा तो नीचे हो जाएगी। निकालेंगे उसी तरह से, धन आवेश की तरह से निकालेंगे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा ख्याल करना होगा कि उसके लिए ऊपर आ रही है तो हम उसे अपोजिट मानेंगे। अब जैसे कि धन आवेश के लिए अंदर की ओर आ रहा है नियम के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे ऋण आवेश है तो हम मानेंगे ऊपर की। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम है जो आपने पीछे धारा के लिए जो नियम देखा था ना, वही नियम है, बशर्ते यहाँ उठा धारा की दिशा वहाँ बता रहा था, यहाँ आवेश की गति की दिशा बताएगा। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है पढ़ेंगे कि दो लंबे सीधे धारावाही जो चालक तार है वो परस्पर r दूरी पर समांतर रखे हुए। सीधे लंबे का मतलब हुआ कि वो अनंत लंबाई के, क्या हुआ, अनंत लंबाई के तार, यानी कि पॉइंट जो है तार के करीब है, तार से जो बिंदु है वो नज़दीक है। नहीं, सीधे लंबे तार है जिसके कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिए हैं। बायो-सेवर्ट के नियम से भी निकाला है, एम्पियर्स के नियम से भी निकाला, सर्किटल लॉ। देखिए जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो अल्टरनेट मेथड है, हालांकि बायो-सेवर्ट का वो अल्टरनेट मेथड है। ठीक है ना, यानी कि बायो-सेवर्ट के नियम से हमने जो ज्ञात किया था वो एम्पियर से भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, वो इसका अल्टरनेट नियम है। ठीक, तो चलिए हेडिंग है किसी लंबे ऋजु धारावाही चालक के कारण, दो लंबे ऋजु धारावाही, ऋजु मतलब सीधे, दो लंबे सीधे, हेडिंग है दो लंबे सीधे धारावाही चालक तार, चालक लिखी जाए, चालक तार के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र, तारों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र। ठीक, चुंबकीय बल का हम लोग क्या निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे। इसका भी डायरेक्ट फार्मूला ही है, फिर भी देख लेते हैं। अब इसका हम लोग प्रकृति क्या होगी, मतलब है कि तारों में समान करंट बह रही है तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण। अगर विपरीत करंट बह रही है, समान डायरेक्शन में बह रही है या विपरीत डायरेक्शन में बह रही है, तो उनमें बीच आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होगा, ये उसकी प्रकृति बताना है। फिर तारक के एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र लिखना है ना। फिर उसे एम्पियर की परिभाषा देना है, और ये भी है कि तार के एकांक लंबाई पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र लिखना है। चलिए वो आगे आएगा, देखा जाएगा। तो इसमें क्या है, दो सीधे जो है लंबे तार हैं, अनंत लंबाई के ही मान लीजिए, जिनके बीच की दूरी क्या है, r है। करंट दोनों में I बह रही, I1 I2 ले लीजिए, I1 I2 बह रही समान डायरेक्शन में। ठीक, ये सीधे लंबे का मतलब है इनफाइनाइट लेंथ के हैं, क्योंकि दूरी के हिसाब से बहुत लंबे। जिनके बीच की दूरी क्या है,
आर। हाँ तो चलिए, जैसे कि ये दो सीधे लंबे तार है जिसमें I1 I2 करंट बह रही है, दोनों परस्पर जो है R दूरी पर स्थित है और ये परस्पर समांतर तार है, सीधे लंबे हैं, मतलब है कि वही इनफाइनाइट लेंथ का है जो हमने निकाला है कि एक इनफाइनाइट लेंथ का तार हो और जिससे ये डिस्टेंस लंबवत है और इसमें I करंट बह रही हो, तो P पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाले थे 2I/R, या इसको हम लोग 2 से 2 काट दें तो B बराबर हो जाएगा 2πI/R ये। ठीक, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इस धारा के कारण R दूरी पे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो उस तीव्रता के कारण इसमें करंट I2 बह रही है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर फोर्स लगेगा, फिर इसके कारण यहाँ पे क्षेत्र निकालेंगे, उस क्षेत्र के कारण इस पर भी फोर्स लगेगा, दोनों तो एक ही फोर्स लेंगे क्योंकि दोनों फोर्स जो है ये इस पे लगाएगा वो इस पे लगाएगा, तो एक दोनों फोर्स बराबर होते हैं। ठीक, तो एक के कारण निकाल लेंगे, वही है। फिर हम देखेंगे कि इस तार के L लंबाई पे कितना फोर्स लग रहा है, फिर एकांक लंबाई पे कितना फोर्स लग रहा है। हालांकि ये जो है इनफाइनाइट लेंथ का सीधे है, तो इनफाइनाइट लेंथ। ठीक, तो अब इसमें I1 करंट बह रही है, तो पहले तार के कारण जो है इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, मान लीजिए V1 है यहाँ पे, और उसकी डायरेक्शन देख लेते हैं किधर होगी। अब देखिए करंट बह रही है ऊपर, हमें यहाँ निकालना है, तो क्या होगी, अंदर की ओर, यहाँ पे इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होगी। तो पहले धारावाही चालक तार के कारण इसमें लिखेंगे कि पहले धारावाही चालक तार के कारण R दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B क्या हो जाएगी, μ0 2π, अभी हमने निकाला था I/R। ठीक ना, अंदर की ओर। ठीक, स्क्रास का मतलब होता अंदर की। अब इस पे जो है इतना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक, अब इस क्षेत्र के कारण इस तार पर कितना फोर्स लगेगा, मान लो जिसको V1 मान सकते हैं, चलिए दोनों है V1, इसके कारण उस पर V2 हो जाएगा, तो इसके कारण इस पर V2 हो जाएगा। देखिए करंट ऊपर जा रही है, यहाँ पे ये भी V2 निकालना होगा, तो बाहर आएगा, V1 V2 है। ठीक, अब इस क्षेत्र में ये धारावाही चालक तार रखा हुआ, जैसा कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पे लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है, ILB sin थीटा अपन R²। ILB sin थीटा अपन क्या, ILB sin थीटा होता है, सारी केवल ILB sin थीटा होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि जो क्षेत्र की डायरेक्शन और करंट की जो डायरेक्शन के बीच क्या है, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ठीक, तो इसको V1 ही मान लीजिए। तो इस क्षेत्र में रखे इस क्षेत्र के कारण जो है धारावाही चालक तार पे के L लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होगा। ठीक, तो लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र, इसकी L लंबाई, कोई भी L लंबाई ले लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र V1 में रखे धारावाही चालक तार के L लंबाई पर लगने वाला क्या, चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल यह हो जाएगा I2, उसमें करंट बह रही है L लंबाई पे इसके।
ठीक। तो I2L B1 साइन थीटा। तो देखिए B की डायरेक्शन ऐसे है और करंट ऊपर बह तो इनके बीच कितना कोण है 90 डिग्री। तो चूँकि यहाँ पे थीटा क्या है 90 डिग्री, इसे FM बराबर हो जाएगा I2L B1, ठीक। अब B1 की यहाँ वैल्यू रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, B1 की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई। I1 था ना, ये I1 के कारण था ना, तो I1 रख देते हैं I1 और बटे R था, और I2 यहाँ I2 हो जाएगा, सॉरी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L हो जाएगा L। तो ये L लंबाई पर कितना फोर्स लगेगा L। तो यही फार्मूला सेम इसके कारण इस पे निकालेंगे तो आएगा, जस्ट अपोजिट करें। कहने का मतलब अब इसके कारण यहाँ पे छेद निकालेंगे, इस छेद के कारण इसके L लंबाई पे कितना फोर्स लगेगा, तो सेम टू सेम फार्मूला आएगा, कोई अंतर नहीं, ठीक, यही आएगा। तो हम इतना रहने देते हैं, ठीक। तो ये न्यूटन इतना फोर्स लगेगा, और ये जो है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या टेस्ला इतनी लगेगी। तो ये जो है चुंबकीय बल आएगा। तो दो सीधे लंबे धारावाही चालक तार, इनके बीच की दूरी r दूरी पर स्थित हो, करंट I1 I2 बह रही है, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है आपस में, वो कितना होता है, म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 अपन R, उसके L लंबाई पे L न्यूटन होता है। आप यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी देख सकते हैं, किस तार पे जो फोर्स लग रहा है किधर लग रहा है। अब वो निकाल के देख सकते हैं कि देखिए छेद की डायरेक्शन ये होगी, और करंट जो है क्षेत्र अंदर है, करंट ऊपर की ओर बह रहा है। बाएं हाथ के नियम ना, बाएं हाथ के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करिए, चाहे दाएं हाथ के हथेली के नियम से ज्ञात करिए। हथेली के नियम में क्या है, पहले बाएं हाथ के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देख रहे हैं, क्षेत्र अंदर की ओर, करंट ऊपर जा रही है, अंगूठा इधर है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हथेली वाले नियम में क्या है कि अंगूठा करंट की डायरेक्शन में होगा, और ये उंगलियाँ जो है किस में होंगी, उंगलियाँ छेद की डायरेक्शन में होगा, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में होगा, और ये हथेली के लंबवत डायरेक्शन में फोर्स लगता है। हथेली के लंबवत डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स। देखिए करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करिए, हथेली, ये उंगलियां क्या है छेद के डायरेक्शन में है, तो ये किधर है, फोर्स के डायरेक्शन, तो फोर्स इधर लगेगा। उसी तरह से इसमें देखेंगे तो इधर भी फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, और दोनों बराबर लगते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ का अंगूठे बाएं हाथ का नियम भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें करंट ऊपर जा रही है, और क्षेत्र क्या है, करंट की डायरेक्शन ये है ऊपर, क्षेत्र बाहर है, अंगूठा देखिए इधर है, छेद इस साइड, करंट ऊपर, अंगूठा इधर। उसी तरह से इसमें भी देखिए करंट ऊपर जा रहा है, और छेद की डायरेक्शन किधर है, बाहर, यानी कि ऐसे अंगूठा में करंट है, ये छेद की डायरेक्शन है, ये फोर्स की डायरेक्शन, ठीक। तो ये आकर्षण का होगा। अभी हम लोग लिखा जाएगा कि जब धाराओं सेम दिशा में बह रही हैं तो उनके बीच आकर्षण का बल लगता है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं, अब ये देखा जाए कि एकांक लंबाई है,
या यहाँ से बाद में लिखते हैं, ये न्यूटन का फोर्स लगता है। अब यहाँ देखा जाए दो चीज़ें आती हैं, यदि चालकों में धाराएं एक ही दिशा में होती हैं तो आकर्षण, इनके बीच का आकर्षण बल लगता है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि चालकों में धाराओं एक ही दिशा में बह रही हूँ तो इनके बीच आकर्षण बल लगता है। और यदि विपरीत दिशा में बह रहे हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा। यदि विपरीत दिशा में हो तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक, तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगता है? प्रतिकर्षण लगता है। अब देखेंगे दोनों चालकों की एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या है। ये तो L लंबाई पे है। देखेंगे चालकों की एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल, एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या हो जाएगा, जिसको मान लेते हैं हम F है। तो F m/L। ठीक, तो इसको L से भाग दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2πI1I2/r। इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर है एकांक लंबाई पे। ठीक, न्यूटन पर मीटर। यहाँ पे न्यूटन पर, यहाँ पे L नहीं है, जिसका मतलब है कि ये न्यूटन पर मीटर लंबाई पे। ठीक है, तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब है 1 एम्पियर धारा की परिभाषा। 1 एम्पियर धारा की परिभाषा। ठीक, लंबे सीधे समांतर धारावाही चालकों की एकांक लंबाई तो क्या है, लंबे सीधे समांतर धारावाही चालकों की एकांक लंबाई पर लगने वाला चुंबकीय बल क्या होता है, F बराबर होता है μ02πI1I2/r। ये होता है। अब इसमें क्या करेंगे, 1 एम्पियर की देखना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको 1 मान लेंगे। यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर और R बराबर 1 मीटर
F बराबर हो जाएगा म्यू नॉट 2 पाई, मतलब इसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। मतलब परस्पर 1 मीटर दूरी पर स्थित है ना। परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, मतलब 1 एम्पीयर धारा वो धारा है जो y में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो लंबे ऋजु समांतर धारावाही चालकों से प्रवाहित होने पर उनके बीच कितना लगता है, बल लगता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर का फोर्स लगता है, चुंबकीय बल लगता है। तो 1 एम्पीयर धारा है ना, यहाँ पे लिखेंगे, अर्थात असल में इसको अगर हम I1 I2 को I भी मानते तो ये I² होता, इसका फोर्स जो निकालते तो ये यही आता, दोनों ओर से फोर्स कट करके 1 आ जाता। तो आसान है कि आप इसको I1 I2 को 1 ही मान लीजिए, क्योंकि हमें 1 एम्पीयर की निकालना है। R को 1 मान लीजिए तो यह बराबर इतना, यानी 1 एम्पीयर की धारा वह धारा है, अर्थात 1 एम्पीयर की धारा वह धारा है जो वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे 1 मीटर दूरी पर स्थित सीधे लंबे समांतर चालकों में, दो सीधे लंबे हो जाएगा, स्थित दो सीधे लंबे समांतर चालकों से प्रवाहित होने पर, समांतर चालकों से प्रवाहित होने पर इनके बीच कितना लगता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का बीच चुंबकीय बल आरोपित करती है। मीटर का चुंबकीय यानी उसकी प्रति लंबाई पर, ये भी कह सकते हैं क्योंकि प्रति लंबाई पर इतना आकर्षण बल लगता है, या ये कह लीजिए कि प्रवाहित होने पर इनके बीच इतना न्यूटन मीटर का चुंबकीय बल आरोपित करती है। मतलब देखिए यहाँ पे I को हमने 1 मान लिया, R को 1 मान लिया, तो F देखे हम इतना आया। तो इसका मतलब है कि 1 एम्पीयर की धारा वह धारा है जो Y में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे समांतर चालकों से प्रवाहित होने पर इनके बीच इतना न्यूटन पर मीटर का चुंबकीय बल आरोपित करती है। अगर R 1 मीटर की दूरी पर स्थित धारावाही चालक तारों के बीच अगर इतना न्यूटन पर मीटर का फोर्स, यानी उनकी पर एकांक लंबाई में इतना न्यूटन मीटर का फोर्स लग रहा है, इसका मतलब है कि उनमें 1 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करें, स्क्रीनशॉट लें। ठीक, चलिए अब इसमें यह है, कुछ चीज़ें नोट में लिख लिया जाए।
ये है कि अगर दो चालक तार में धारा की दिशा जो होती है किसी एक बिंदु की ओर, किसी एक बिंदु की ओर, मतलब एक और डायरेक्टेड हो, किसी धारावाही चालक में धाराओं की दिशा जो है अगर किसी एक बिंदु और डायरेक्टेड मतलब एक ओर हो, तो उनके बीच आकर्षण बल लगता है। यानी एक बिंदु जैसे कि ये, अब जैसे कि एक और डायरेक्टेड, तो आकर्षण या ऐसे हो, तो यहाँ आकर्षण होगा, यहाँ आकर्षण होगा। देखने से ही लग रहा है कि एक सेम डायरेक्शन में बस होनी चाहिए, बस क्या, जैसे कि इस तरह से हो कि एक तरफ आ रहे, मतलब सेम डायरेक्शन, या एक दूर जा रही है, यहाँ पर भी आकर्षण, यहाँ पर भी आकर्षण, या तो दोनों एक तरफ डायरेक्टेड हो या एक तरफ एक जगह पॉइंट से दूर जा रहे हैं, ठीक, या तो एक बीम की ओर डायरेक्टेड हो या एक बीम से दूर जा रही हो, तो क्या होता है, आकर्षण होता है। और इसी का उल्टा हो कि यदि किसी चालक में धारा की दिशा एक बिंदु की ओर और दूसरे चालक में धारा की बिंदु दूसरे ओर हो, तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब जैसे क्या है, ये है, इधर है और इसमें क्या हो गया, इधर है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण हो जाएगा। इसी तरह से इसमें अगर नीचे आ रही है, इसमें दूर जा रही है, तो प्रतिकर्षण, मतलब एक बिंदु की तरफ आ रही हो, एक बिंदु से दूर जा रही हो, तब प्रतिकर्षण, ठीक। यानी कि देखने में ये लगे कि करंट विपरीत डायरेक्शन में है तो प्रतिकर्षण, और अगर समान डायरेक्शन में देखने में लगे, देखिए जैसे दोनों समान डायरेक्शन में, समान डायरेक्शन में, समान डायरेक्शन में, समान डायरेक्शन, तो आकर्षण, ठीक। चलिए अब चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, एक मतलब है कि दो समांतर, अभी हम लोग ने देखा था कि दो समांतर सीधे लंबे समांतर धारावाही चालक तार थे, तो उनके बीच कितना फोर्स लग रहा था या लंबाई पर एकांक लंबाई। अब हम लोग करंट के स्थान पे देखेंगे कि दो चार्ज मूव कर रहे हैं और V1 V वेलोसिटी से, Q1 Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पे हैं, परस्पर पैरेलल मूव कर रहे हैं और V1 वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा ये देखना है। तो वही एक के कारण Q भी होता है, दो के कारण Q1 भी 1, Q2 भी 2 हो जाएगा। निकालने का हम यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, बता देंगे आया कैसे। तो हेडिंग है कि दो समांतर गतिमान आवेशों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र। दो समांतर गतिमान आवेशों के बीच, दो समांतर गतिमान आवेशों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल, लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र। मतलब जो ये है और ये है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ये Q1 है, Q2 है, r दूरी पर,
v1 वेलोसिटी से v2 से चल रहे हैं, तो इनके बीच कितना चुंबकीय बल लगेगा। अब फर्क क्या है, बिल्कुल वही चीज़ है कि इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और उस क्षेत्र में ये आवेश मूव कर रहा है तो उस पर कितना बल लगेगा जानते हैं। बल क्यू बी साइन थीटा होता है, क्यू बी साइन थीटा, FM बराबर क्यू बी साइन थीटा होता है। ठीक, तो फिर उसमें बी की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। पहले बी की वैल्यू क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर इसके चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला फोर्स क्या होता है। पहले बात कि इसके कारण यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कितना वो निकालेंगे, फिर उस क्षेत्र में कितना फोर्स लगेगा, फिर उस फोर्स का सूत्र में बी की वैल्यू रख देंगे तो हमें वही फार्मूला है। ठीक, अब जैसे इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो ये आएगा, अभी जो जस्ट हमने अभी निकाला था क्यू बी साइन थीटा अपन आर स्क्वायर, ऐसा होगा। ऐसा हमने अभी वो निकाला था क्षेत्र। ठीक, अब इस क्षेत्र में ये मूव कर रहा है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो अगर हमको निकालना है चुंबकीय बल Q2 V2 से Q2 जो है इस पर मूव कर रहा है, तो हमने क्या जानते थे, QB साइन थीटा। चूँकि यहाँ पे ये जो निकलेगा यहाँ पर भी थीटा जो है वो जो थीटा है वो 90 डिग्री पे है। ये पॉइंट जो है यहाँ पे अगर हमको इसके कारण निकालना है तो क्या है, इसके मोशन से है 90 डिग्री, इसलिए ये भी जो है केवल आएगा, ये साइन थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। जो फोर्स आएगा वो है QB, तो हमने इसके कारण यहाँ पे निकाला तो ये Q1 V1 हो जाएगा। ठीक, और ये V2 है और ये Q2 है, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू, अब इस चुंबकीय क्षेत्र की जब भी दिशा होगी या तो अंदर होगी या तो बाहर होगी, यानी थीटा 90 डिग्री होगा। ठीक, और यहाँ पे V भी रहता है, सॉरी QB भी साइन थीटा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ की V की वैल्यू रख देंगे, तो V की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वही Q1 V1 Q2 V2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी Q1 Q2 V1 V2 बटे आर स्क्वायर। अब फोर्स सोर्स की डायरेक्शन यहाँ निकाल के देख सकते हैं कि किसमें क्या लगेगा, प्रतिकर्षण होगा कि आकर्षण होगा। अभी हम इसको डायरेक्ट लिखवा दे रहे हैं तो उसमें, क्योंकि यहाँ पे ये साइन थीटा हट जाएगा क्योंकि थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पे भी थीटा 90 डिग्री है। देखिए, क्योंकि V और R वेक्टर के बीच इसमें ये कोण होता है और ये जो थीटा होता है वो B की डायरेक्शन और वेग की डायरेक्शन के बीच होता है, तो वो भी 90 डिग्री आएगा। अब इसमें देखेंगे फोर्स कैसा लगता है। अब देखिए, फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए दाहिने हाथ के फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगा सकते हैं। ये आवेश की गति की दिशा होगा, ये छेद की दिशा। तो पहले छेद की डायरेक्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो छेद की डायरेक्शन के लिए हथेली का नियम देखते हैं। आवेश की गति इधर है, हमें यहाँ पे निकालना है तो अंदर की ओर ही होगा यहाँ पे। अब यहाँ उसके कारण यहाँ पे बाहर की ओर होगा। अब फोर्स देख लिया जाए, देखा आवेश छेद की डायरेक्शन बाहर है, आवेश ऊपर की ओर। देखिए, आवेश ऊपर गति कर रहा है, क्षेत्र बाहर अंदर, यानी इधर फोर्स लगेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, छेद की डायरेक्शन क्या है, अंदर, और आवेश ऊपर मूव कर रहा है। अगर समान दिशा में जा रहे हैं, सजातीय आवेश भी है, दोनों को हम लोगों ने प्लस प्लस लिया है, तो अगर सजातीय आवेश एक ही दिशा में गतिमान है या इसी में कोई एक ठो विपरीत हो जाए, या कह लें कि विजातीय आवेश विपरीत दिशा में,
अगर यही एक को निगेटिव कर देंगे तो फोर्स बदल जाएगा, एक को निगेटिव कर देंगे है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। उसी बात वो कहेंगे या तो सजातीय आवेश समान दिशा में या विजातीय आवेश विपरीत दिशा में हो जाएंगे तो इनके बीच आकर्षण बल लगेगा। और ठीक इसी की बात को उल्टा बोल देंगे। ठीक प्रतिकर्षण के लिए क्या करेंगे कि विजातीय आवेश समान दिशा में या सजातीय आवेश विपरीत दिशा में होंगे तो उसके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो चले इस बात को बिल्कुल जल्दी इसको खत्म करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दो समांतर गतिमान आवेशों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, दो समांतर गतिमान आवेशों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल μ0 4π Q1 Q2 V1 V2 R², इतना न्यूटन होगा। जहाँ पे Q1 Q2 आवेश कणों के आवेश हैं, जहाँ Q1 व Q2 कणों के आवेश दो कण हैं और V1 V2 क्या है, इनके वेग है। हालांकि वेग है, हमने परिमाण लिखा है, वेग मैग्नीट्यूड लिखे हैं, वेग है किसके वो लेंगे वेग। अब दोनों सजातीय आवेशों समान दिशा में जाएंगे तो क्या लगेगा, इनके बीच आकर्षण लगेगा। ठीक, यदि सजातीय आवेश एक ही दिशा में या कह सकते हैं इसी उल्टी बात बोल दें कि विजातीय आवेश विपरीत दिशा में, विजातीय आवेश विपरीत दिशा में गतिमान है, विजातीय आवेश विपरीत दिशा में गतिमान हो तो इनके बीच क्या लगता है, तो इनके बीच बल आकर्षण का होता है। बल क्या होता है, आकर्षण का होता है। इनके बीच जो बल होता है वो आकर्षण का होता है। अब देखिए सजातीय आवेश है, समान दिशा में है, अगर इसी में एक तो विजातीय हो जाए समान दिशा में प्रतिकर्षण हो जाएगा, तब उसको विपरीत करना पड़ेगा, तब आकर्षण लगेगा। ठीक, अब इसी बात को उल्टा बोल दिया जाए। उल्टा का मतलब होगा कि यदि विजातीय आवेश एक ही दिशा में, विजातीय आवेश हो एक ही दिशा में या सजातीय हो विपरीत दिशा में, यदि विजातीय मतलब अनलाइक, विजातीय आवेश एक ही दिशा में या सजातीय आवेश विपरीत दिशा में गतिमान है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इनके बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। अब हम चुंबकीय बल और विद्युत बल में अगर हम तुलना करें, हेडिंग जैसे है कि कौन ज़्यादा बड़ा होता है, चुंबकीय बल और विद्युत बल में तुलना। अब इन आवेशों के बीच हम अगर विद्युत बल देखें इस आवेशों के बीच, तो आवेशों में तो चुंबकीय बल विद्युत बल की डायरेक्शन होती है लेकिन वो कोण पे निर्भर नहीं करता। फिर इन आवेशों का तुलना है जैसे इन दोनों के बीच,
इन आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल ही हो जाएगा, क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। मान लेते हैं कि ये हवा में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, एयर की बात करें, और चुंबकीय बल ये है ही है। अब विद्युत बल और चुंबकीय बल में अगर हम देखें, अंतर देखें, ये चुंबकीय बल है, ये विद्युत बल, कौन मजबूत होता है। Fm की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखें 4π Q1 Q2 V1 V2 अपॉन R² बटे 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R²। काट पीट के आएगा क्या, देखिए 4π कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा μ0ε0 और V1 V2 है ना, बाकी तो कट ही जाएंगे, तो आएगा μ0ε0 V1 V2। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से नोट करिए। चलिए, तो यहाँ से हो गया F1 बटे F3 μ0ε0 V1 V2। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि अभी हम प्रूफ करेंगे, जस्ट अभी हम लिख लेते हैं कि ये जो होता है 1/c² होता है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। ठीक, तो जहाँ c जो है प्रकाश की चाल है, यहाँ से क्या है, प्रकाश की चाल है निर्वात में, है ना, निर्वात में। तो इस तरह से Fm Fe बराबर हो जाएगा V1 V2 बटे c²। अब मान लेते हैं यहाँ पे कि यदि दोनों समान चाल से चलते हैं, अगर V1 V2 बराबर अगर V मान लें, तो Fm Fe बराबर हो जाएगा V² अपॉन c²। अब जाहिर सी बात है, c की वैल्यू v से बहुत ज़्यादा होती है, अब पता है c ग्रेटर देन v होगा, इसलिए इसका मान 1 से कम आएगा, तो v² अपॉन c² स्मॉलर देन 1, इसलिए Fm Fe v स्मॉलर देन क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो चुंबकीय बल होता है वो विद्युत बल से कम है। इसका मतलब हुआ कि चुंबकीय बल जो होगा वो विद्युत बल से कम होता है। कब, अर्थात गतिमान आवेशों के बीच चुंबकीय बल, अर्थात गतिमान आवेशों के बीच चुंबकीय बल विद्युत बल की तुलना में बहुत कम होता है। विद्युत बल की तुलना में बहुत कम होता है। विद्युत बल की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। विद्युत बल की तुलना में बहुत कम होता है। अभी हम लोग जस्ट इसको प्रूफ करेंगे, बहुत बार पूछा भी जाता है, सिद्ध करिए ये, ठीक। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अभी हम लोग उसी को
प्रूफ करते हैं कि सिद्ध कीजिए म्यू नॉट गुणे एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। ठीक, अभी जो है इसको प्रूफ कर दिया जा रहा है। चलिए, आप इसमें है कुछ नहीं, बशर्ते आप सारे जो नियम है दाहिने हाथ के हथेली का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, बल ज्ञात करने के लिए क्षेत्र की दिशा ज्ञात प्रॉपर याद हो, 22 नियम क्या है वो याद हो तो सब कुछ हो जाएगा। अब हमारा है सिद्ध कीजिए कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c²। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर आता है। इसको प्रूफ करके दिखाना है, बस यही आखिरी टॉपिक है। इसके बाद तो चलिए अब किसमें म्यू नॉट किसमें एप्सिलॉन नॉट मिलता है देख लेते हैं। अब जानते हैं हम लोग, प्रूफ है यहाँ पे कि म्यू नॉट 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अभी पीछे आया था एम्पियर स्क्वायर। ठीक, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ऐसा आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर या कूलम स्क्वायर। ठीक, ऐसा पीछे है। बस इसी को क्या करो, डिवाइड कर दो। ऊपर म्यू नॉट है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो देखिए 4 पाई कट जाएगा, उधर जाएगा, तो ऊपर क्या है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और नीचे क्या है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यानी हमें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मिल गया। अब इसी को सॉल्व करना है। 7 पावर नीचे आ जाएगी तो ये 9 7 16 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख लीजिए 9 गुणे 10⁻16। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या कूलाम सबसे ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा न्यूटन गुणे कूलाम स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर गुणे न्यूटन मीटर। तो ये न्यूटन कट गया। ठीक, कूलाम क्यू बराबर IT होता है, तो कूलाम स्क्वायर है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/9 गुणे 10⁻16 है। तो कूलाम स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर और T से सेकेंड स्क्वायर, यही ना, सॉरी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, और नीचे है एम्पियर स्क्वायर और गुणे मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर स्क्वायर कट गया, सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अब ये ऊपर है इसके ऊपर है, यानी यहाँ पे देखा जाए तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुणे 10⁻16। इधर हो गया सेकेंड स्क्वायर, इसके नीचे हो गया मीटर स्क्वायर। अब इसे नीचे लाएंगे
इसके कबर में, तो ऐसा हो जाएगा। इसे नीचे भी लिख सकते हैं तब फिर ऊपर हो जाएगा ऐसे 9 गुणे 10 के घाते 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो फिर ऊपर चला जाएगा। तो हुआ क्या है इसका, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। और जानते हैं कि 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड जो होती है वो चाल होती है प्रकाश की। कितना होता c बराबर यही होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/c²। c बराबर क्या होता है 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए ये प्रूफ हो गया। करना कुछ नहीं था इसमें, केवल इसकी मात्रक का खेल था। अरे ये हमको पता है, ये पता है, इन्हें डिवाइड कर दो, मात्रक को भी एक दूसरे को चेंज करके काट दो, ये वैल्यू है। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, तो आज सारी चीज़ें केवल फार्मूला ही था, इसका कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है। डेरिवेशन यही पूछा जाएगा, प्रूफ करिए। और जो जो भी फार्मूला हमने आज बताया है उस पर सिर्फ न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल वो धारावाही जो सीधे लंबे जो चुंबकीय बल होता है μ0 2 पाई I1I2/r² इंटू L या एकांक लंबाई, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। तो ये जो था बीच में कुछ छूटा हुआ था तो इसे हमने आज पूरा कर दिया। अब जो टॉपिक है वो सीधी सीधी टॉपिक चलेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।